तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर डिफरेंट चैनल। दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आज का आपका फिर से इस नई वीडियो में। जैसे कि आप जानते हो कि बायो तो चैनल पर चली रही है और आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 1 है और इसमें बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे कि बेसिक क्या होता है, केमिस्ट्री स्टार्ट क्या होती है और केमिस्ट्री होती क्या है। एडजस्ट अगर हम केमिस्ट्री को समझ लेंगे केमिस्ट्री क्या होती है तभी हम केमिस्ट्री को आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन होना। कोई भी रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई भी एलिमेंट कोई भी एटम अगर किसी दूसरे एटम से रिएक्शन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसके पीछे मकसद क्या था, ये सब कुछ इस वीडियो में और इसके आने वाली कुछ नेक्स्ट वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर हो सकते हैं, 2 या 3 लेक्चर, उस सब में बेसिक केमिस्ट्री कवर कर लेंगे। और इस बेसिक में यही देखने वाले हैं कि कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री के अंदर क्यों होती है, उसका मेन मकसद क्या है, वो रिएक्शन क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है और उसका टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक क्या है और मेन मकसद क्या है, वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। और अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़ लेते हो, बेसिक केमिस्ट्री और अच्छे से पढ़ लेते हो आप, तो फिर आपको आगे जाके केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है केमिस्ट्री आपको समझ में नहीं आएगी, और केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी तो पढ़ना ही बेकार है। इसीलिए बेसिक होना जरूरी है। आप किसी से ही पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिक आपका क्लियर होना जरूरी है। पहले आप कोई कहीं भी पढ़ रहे हो, बेसिक आप क्लियर कीजिए, उसके बाद या किसी भी सब्जेक्ट में आगे जाइए, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन उसका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके और वो भी अपना बेसिक अच्छे से क्लियर सके और आगे अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री का मतलब क्या है कि कोई भी टॉपिक हो, मेरा एक रूल रहता है, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका नाम को तोड़ दो, समझ जाओगे आप। ठीक है, केमिस्ट्री में होता है केमिकल, जबकि नाम में आ ही रहा है तो केमिकल। अगर कोई भी केमिकल हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके बारे में पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना, यही केमिस्ट्री होती है। तो अगर मैं इसके लिए कुछ लाइनें लिख दूं, स्टडी ऑफ केमिकल substance and behavior to behavior in mixture of substance। बात क्लियर है कि स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस, कोई भी केमिकल आप ले लीजिए, उसकी स्टडी करना, उसके बारे में पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टी को समझना, और किसी भी मिक्सचर में उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पढ़ना है। किसी ने आपको किसी के साथ मिला दिया, उसके बारे में पढ़ना, यही केमिस्ट्री में। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने शुगर ले ली, यहाँ पे शुगर प्लस वाटर H2O। अगर मैं इन दोनों की रिएक्शन करता हूं तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। ठीक, शुगर मतलब चीनी होता है, चीनी, और वाटर को तो आप जानते हैं पानी, और ये हो गया शरबत। किसी भी केमिकल सब्सटेंस, पानी एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल है, और चीनी को आप जानते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकल में सॉलिड लिक्विड सॉलिड सब्सटेंस होता है। अगर हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो हमें शरबत मिलता है, शुगर सॉल्यूशन मिल जाता है। अब इस लाइन का मतलब यही, किसी भी केमिकल सब्सटेंस की स्टडी, तो केमिकल हो या कोई भी सब्सटेंस उसकी स्टडी, यानी कि अगर हम चीनी की यहाँ पे स्टडी करें अलग, फिर अगर वाटर की स्टडी यहाँ पे अलग कर ले, ठीक, फिर इन दोनों की रिएक्शन होने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया जिसका नाम है शरबत, शुगर सॉल्यूशन। अब इसकी स्टडी करना मिक्सचर में जाने के बाद, क्योंकि क्या ये मिक्सचर है, मिक्सचर है किस चीज का, शुगर प्लस H2O का। तो पानी और चीनी का सॉल्यूशन या मिक्सचर बनाने के बाद शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, तो इसमें चीनी की और पानी की और शुगर सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, यही सब पढ़ना है हमें, और यही केमिस्ट्री का बेसिक होता है, यही सब पढ़ना। बात आती है कि कोई भी रिएक्शन होती क्यों है, जाहिर सी बात है अगर रिएक्शन हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका मकसद क्या है, उसके पीछे का बेसिक क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, कोई भी रिएक्शन हो क्यों रही है। तो जाहिर सी बात है कोई भी रिएक्शन हो,
कोई भी एलिमेंट हो, चाहे ए ले लीजिए प्लस बी, यानी इसकी रिएक्शन की और प्रोडक्ट बन गया ए। ठीक, इसको कराने वाला था कोई एटम सी, कोई भी आप रिएजेंट ले लीजिए, कोई भी था वो सी था, उसने इन दोनों की रिएक्शन करा दी। ठीक, अब बात आती है कि इन दोनों ने रिएक्शन की क्यों, इस रिएक्शन के पीछे का मकसद क्या था, रिएक्शन हो क्यों रही है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक एटम था, अगर ये एटम इसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि कोई भी काम दुनिया में हो फिजूल नहीं होता, फ्री नहीं होता। कोई भी काम अगर इस दुनिया में हो रहा है तो वो अपने मकसद के लिए हो रहा है, अपने फायदे के लिए हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उसका अपना खुद का फायदा छुपा होता है, इसलिए रिएक्शन होती है। और इसमें इसका फायदा है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अगर ये एटम स्टेबल होना चाहता है तो किसी न किसी एटम से रिएक्शन करेगा। अब जिस एटम से रिएक्शन करेगा वो भी स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबिलिटी, ये दोनों स्टेबल होना चाहेंगे, दोनों को स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे। और ये रिएक्शन खुद नहीं करते, रिएक्शन करवाने वाला कोई तीसरा होता है जिसका नाम सी है। जब ये रिएक्शन करवाएगा इन दोनों की स्टेबिलिटी के लिए तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा ए बी, और ये होगा स्टेबल। अब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है। अब बात आती है, ठीक सर आपने समझाया कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी पार्टिकल हो, वो स्टेबिलिटी की रिएक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी अपनी रिएक्शन कर रहा है। अब बात आती है अगर स्टेबिलिटी की रिएक्शन कर रहा है तो स्टेबिलिटी है क्या, व्हाट इज द स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी है क्या? तो आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पैसों की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है आपके लिए पैसों की, और आपको वही कोई भी आके दूसरा या फिर कहीं आपको मान लो 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, 1 करोड़ रुपए आपको मिल जाते हैं। जब 1 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आपको जरूरत थी कुल 1000 की, मिल गए आपको 1 करोड़, तो आप कहीं किसी के पास नौकरी करने जाओगे? नहीं। किसी के पास जॉब करने जाओगे? नहीं। किसी के पास कोई जॉब नहीं करो, किसी के पास कोई नौकरी नहीं करो, क्योंकि अब आप स्टेबल हो चुके हो, आपकी जरूरतें जो थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब आपको किसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं, किसी से पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत 1000 की, मिल गए 1 करोड़, जाहिर सी बात है आप स्टेबल हो चुके हो। आपको किसी के साथ भी कोई भी रिएक्ट या किसी पर भी कहीं पर भी मजदूरी या फिर कहीं पर भी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। तो यही वजह, अपनी सब सारी जरूरतें पूरी हो जाए, अपनी कोई जरूरत बाकी ना रहे, इसको स्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक, तो अगर ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को कुछ जरूरत थी तो इसने इसके साथ रिएक्शन की, अब स्टेबल होगा, इससे कोई जरूरत नहीं है किसी साथ रिएक्शन करने की, क्योंकि इसे जो चाहिए था वो मिल गया। कोई भी मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके आप में जो वीडियो देख रहा है आपको चिंटू चिंटिया, तो प्लीज बुरा मत मानेंगे, आपका नाम नहीं है, ये एक स्टडी के अंदर जो मैं पढ़ाता हूँ किसी के अंदर, उसमें एक कैरेक्टर का नाम है, आप में से कोई भी नहीं। ठीक है, मान लीजिए चिंटू था, ठीक, चिंटू ये पसंद कर रहा था चिंटी को। अब ये खुद तो इससे जाके बोल नहीं सकता, या खुद इससे जाके शादी भी नहीं कर सकता। चिंटू को चिंटी चाहिए, इसकी जरूरत है चिंटी। ठीक है, अगर इसको ये चाहिए तो खुद तो ले नहीं सकता, तो ये किसी न किसी दोस्त की हेल्प लेगा, कोई इसका दोस्त आएगा, मान लो मिंटू आ गया, मिंटू ने इसकी हेल्प की, इन दोनों की बात एक दूसरे से कराई, एक दूसरे की भी जो लड़ाई थी वो खत्म कराई, एक दूसरे की बुराई को खत्म किया, और इन दोनों की बात आगे बढ़ा के इन दोनों को मिला के इन दोनों की शादी हो गई। अब ये चिंटू चिंटी एक हो चुकी है, चिंटू चिंटी, यही रिएक्शन है। चिंटू को चिंटी की जरूरत थी, चिंटी को चिंटू की जरूरत थी, ये दोनों अब एक दूसरे हो चुके हैं। अब इन्हें किसी की और की जरूरत नहीं है। अब चिंटू ना किसी और के पास जाएगा, ना चिंटी किसी और के पास जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जो चाहिए तो वो मिल गया, और दिलाने वाला कौन था? मिंटू। ये क्या काम करेगा? इन दोनों के पास आएगा, इन दोनों के बीच लड़ाई खत्म करेगा, इन दोनों को एक करा के और खुद निकल लेगा कहीं। इसीलिए जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में जो रिएजेंट आता है वो सिर्फ रिएक्शन कराता है, रिएक्शन कराने के बाद खुद सफा बाईपास से निकल लेता है। तो उसको अब तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, एक साथ रहोगे, नहीं रहोगे, क्या आपकी प्रॉपर्टी, क्या करने वालों, क्या नहीं करने वालों, इसको इससे कुछ मतलब नहीं। ये आपको मिलाएगा, रिएक्शन कराएगा, और कराने के बाद दफा हो जाएगा। ठीक, कोई भी रिएक्शन हो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है, जैसे कि स्टेबिलिटी यहाँ पे गेन। अब बाहर से जाहिर सी बात आती है, तो इंसान की बात होगी, नॉर्मल बात हो गई। अगर हम कोई भी एटम ले लें, क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, ब्रोमीन या बेरिलियम, कोई भी एटम ले लें, सर ये तो इंसान नहीं है, ये पास तो फीलिंग्स नहीं है, तो फिर ये रिएक्शन क्यों करते हैं? कोई भी एटम रिएक्शन करता क्यों?
तो आइए इसी को समझें कि कोई भी एटम रिएक्शन क्यों करता है। एटम को तो चिंटी की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एटम या कोई चिंटू की जरूरत है। ये रिएक्शन क्यों, इनको किस चीज की जरूरत होती है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो आइए इसी को समझते हैं। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल के फॉर एग्जांपल कोई एटम ले लेता हूँ हाइड्रोजन, और ये साथ में ले लेता हूँ फ्लोरीन, ठीक। इन दोनों की रिएक्शन कराता हूँ मैं और प्रोडक्ट बनता है HF। अब बात आती है कि हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ या फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन क्यों की, इसको क्या जरूरत थी। तो अगर कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एटम हो, उसे एक ही चीज की जरूरत होती है और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। एटम की या एलिमेंट को जिस पार्टिकल की जरूरत होती है, जिसकी जरूरत होती है, उसकी जो चाहत होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन से चाहत करता है, उसे इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अगर उसे उसकी जरूरत के हिसाब से मिल जाए, जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन अगर उसे मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो स्टेबल हो जाएगा। तो बात आती है कि फ्लोरीन को और हाइड्रोजन को यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के पास, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, इस तरीके से बनी होती है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ भी रखी होगी। कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होती है, आपने पढ़ रखी होगी। ये जो था ऊपर और राइट इधर साइड में ये एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, और ये नीचे अलग एफ ब्लॉक होता है। कोई भी रिएक्शन होती है क्योंकि ये जो एलिमेंट है, कोई भी आप एटम ले लीजिए, जो पीरियोडिक टेबल होती है उसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर पूरी केमिस्ट्री बेस है, पूरी केमिस्ट्री उसी के ऊपर टिकी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो पीरियोडिक टेबल को, तो फिर आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लासीफाई करूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और आपको पूरी पीरियोडिक टेबल यानी 118 एलिमेंट आपको याद करा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसमें फिर हम इतना समझ लें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन इसमें है कहाँ पे। तो अब यहाँ जो पहले नंबर पे देखते हैं, यहाँ से गिनती शुरू होती है 1 2, और यहाँ पे आ जाते हैं 3 4 5 6, ऐसे गिनती होती जाती है। तो जो हाइड्रोजन होता है वो 1 नंबर पे आता है, और जो फ्लोरीन होता है वो 9 नंबर पे यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जो कि 17वां ग्रुप होता है। 17वें ग्रुप में 9 नंबर पे, 9 नंबर पे, 90 नंबर पे फ्लोरीन आता है। तो जो हाइड्रोजन होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है वो कुल 1 होता है, लेकिन फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर सेल में होते हैं। अब इनर सेल और आउटर सेल क्या है ये भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। फिलहाल आप इतना समझिए कि रिएक्शन हो क्यों रही है। कोई भी एलिमेंट हो उस स्टेबल होने के लिए वो रिएक्शन करता है, और एक रूल आया था, कब आया था, किसने दिया था, ये बात की बात है, बाद में समझेंगे, जिसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है। ऑक्टेट रूल, इसके कहने का मतलब था कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जब रिएक्शन करता है तो वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए करता है। इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग जो ऑक्टेट होता है उसमें कम से कम मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन, या मैक्सिमम भी बोल सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ठीक। फिलहाल इसको समझते हैं और ऑक्टेट रूल समझते हैं, इन दोनों को मिला के स्टेबिलिटी कैसे गेन हो जाएगी। इसके पास आप देखिए, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और इसके पास कुछ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है कि अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना है अपना, इसको स्टेबल होना है, तो या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दान कर दे किसी को, या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो या तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो दोनों क्या काम करेंगे, एक दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बना देंगे। आप गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि अब इसके साथ ये बॉन्ड बना चुका है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसके हिस्से में आ गया। तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास गिनो तो 1 था और इसके साथ बॉन्ड बना चुका था, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके हिस्से में आ चुका है, ये इसके हिस्से में आ चुका है। अब गिनती करोगे तो इसको इस तरह गिनती करोगे, और जब हाइड्रोजन की गिनती करोगे तो इसकी इस तरह गिनती करोगे। हाइड्रोजन के पास अब 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लोरीन के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। आउटर सेल में, वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब बात आती है कि ऑक्टेट रूल जो कह रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तब वो स्टेबल होगा। इसके पास तो कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो आपने यहाँ पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक देखे होंगे S P D F।
एस ब्लॉक जो होता है वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पी ब्लॉक मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, डी ब्लॉक मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और एच ब्लॉक मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इससे ज्यादा कोई भी ब्लॉक अपने अंदर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। ठीक, 2, 6, 10 और 14। हाइड्रोजन था वो एस ब्लॉक का था और जो फ्लोरीन था वो यहाँ पे पी ब्लॉक का था। अब पी ब्लॉक में आउटर सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी ब्लॉक में तो सिर्फ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ये तो गड़बड़ हो गई सर। यहाँ पे आपने साफ साफ दिखाया कि पी ब्लॉक में जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं आउटर सेल में वो 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और यहाँ पे तो 8 चले गए। ये कैसे हो गया? उसको समझने के लिए आपको इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा और इस ऑक्टेट रूल को समझना पड़ेगा कि आउटर सेल और इनर सेल यानी बाह्यतम सेल और जो अंता सेल होती है अंदर वाली वो होती क्या है। ठीक, तो चलिए फ्लोरीन उठा लेते हैं और इसी से समझ लेते हैं कि आउटर सेल इनर सेल होती क्या है। अब मैं अगर फ्लोरीन को माइक्रोस्कोप की हेल्प से जूम करके देखूं तो उसका स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देता है, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट के स्ट्रक्चर को नेक्ड आई से बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। अगर मैं फ्लोरीन को माइक्रोस्कोप से देखता हूं तो हमें कुछ इस तरह दिखाई देता है। बीच में न्यूक्लियस होगा, इसके पास सेल होंगी ऐसे करके बनी है। इसके पास कितनी सेल होती हैं ये भी एक अलग टॉपिक है, अभी इस पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। अभी जो टॉपिक है उसको समझते हैं। ठीक, अब एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक, मैं एक लेयर और बना देता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए। ये 4 लेयर है, ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एस। अब अगर इन इलेक्ट्रॉन को हम इसमें भरे, फ्लोरीन के पास कितने थे? 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक, जहां पे जो आउटर में इसमें 8 आ रहे हैं वो अलग बात है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 9 इलेक्ट्रॉन हम इसमें भरे, एस में 2 जाएंगे, मिनिमम चलेंगे। ठीक, फिर इसके बाद पी में 6 जाएंगे, 6, 2, 8 हो गए। सर अभी भी गड़बड़ होगी। अब जो ऑक्टेट होता है वो यहां तक का होगा, ये इसका ऑक्टेट हो गया। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भरा जाता है तो वो एक अलग लेवल से भरा जाता है, तो उसको आप एस, एसपी, एस, एसएसपी और उसके बाद सॉरी एसपीएस, डीपीएस, डीपीएस और एफडीपीएस, एफडीपीएस। इसे ये क्या है? ये किसी अधिकारी के नाम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन का तरीका है। एस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हमने 2 इसको दे दिए। ठीक, फिर एस ब्लॉक आ रहा है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हमने इसको 2 दे दिए। ठीक, सर पी ब्लॉक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, हमने इसको 6 दे दिए। ठीक, लेकिन हम फ्लोरीन के भर रहे हैं तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन 9 है। अगर हम यहाँ गिनती करें तो 2, 2, 4 और 6, ये तो 10 हो गए। तो यहाँ पर अब 6 नहीं 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब इसको अगर हम यहाँ पे उठा के देख लें, ठीक से समझ लें, 3 आ रहा है एस एस पी, एस एस पी। इसका जो डब्बा होता है इस तरीके से होता है, इसका डब्बा इस तरीके से होता है और पी ब्लॉक का डब्बा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। 3 खाने होते हैं। ठीक, एस ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इस तरीके से। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, यहाँ 2 भर दिए, बात खत्म होती है। सर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसके बाद और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें जाने थे तो 5 भर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे भर दिए। ठीक, अब जब हम गिनती करते हैं तो 1s, 2, अब पी आ रहा है तो पहला पी है। अगर इसकी गिनती करें तो ये पहला एस आ रहा है तो पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस, चौथा एस, 5वां एस, छठा एस और 7वां एस। इस तरीके से गिनती करेंगे। फिर पी को भरेंगे तो पहले नंबर पर पी आ रहा है, पहला पी, दूसरा पी, तीसरा पी, चौथा पी, 5वां पी, जितना मन करता उतना। ठीक है, पी की बात नहीं हो रही है, पी की बात होगी। इसके बाद आता है डी, तो पहला डी, चौथा डी, पहला डी, दूसरा डी, तीसरा डी। इस तरीके से हम गिनती करेंगे। तो अगर यहाँ गिनती करें तो पहला एस, दूसरा एस, पी पहला आया तो पहला पी। ठीक, तो अगर यहाँ पे सॉरी पी आ रहा है तो यहाँ से गिनती करेंगे तो ये दूसरे एस का पी है, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है वो 1s,
फिर इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे जो गिनती आ रही है वो PS के साथ आ रहा है, तो ये 2 नंबर वाला हो गया और ये 1 नंबर वाला हो गया। यानी कि 1 नंबर की जो सेल है वो एक अलग आ रही है और जो 2 नंबर की सेल है वो एक अलग आ रही है, कुछ इस तरीके से। ये S का डब्बा आ गया और ये 3 P के डब्बे आ गए। ठीक, एक S का डब्बा आ गया, 3 P के डब्बे आ गए। जो आउटर सेल होती है, हम एक सेल मान के चलते हैं, वो नंबर वाइज सेल मानते हैं। अगर ये 2 नंबर वाली सेल है तो एक सेल ये हो जाएगी, ये 1 नंबर वाली सेल है तो एक सेल ये हो जाएगी। और हम इसी तरीके से आगे चलें तो 1S 2S 2P फिर आ जाएगा 3S 3P 3D। तो गिनती सब में 3 है, 3 3 3, तो ये एक सेल हो जाएगी SPD। 3 शब्द आगे से मैं SPD, तो एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई। अब फ्लोरीन के 9 इलेक्ट्रॉन हमें भरने थे तो हमें 9 इलेक्ट्रॉन भर दिए। S में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर P में 5 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो ये 1 नंबर वाली थी, ये 2 नंबर वाली, ये 2 नंबर वाली। तो नंबर वाइज सेम जो होती है वो सेल होती है, ये नंबर सेम है तो ये सेल हो गई। तो आउटर सेल इसकी कौन सी है, ये वाली। अब इस आउटर सेल में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही भरे थे, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया आउटर सेल क्या होती है और इनर सेल क्या होती है। ये आउटर सेल और इनर सेल का फंडा में आपकी समझ में आ गया होगा कि ये फंडा क्या है सब कुछ। तो कोई भी एलिमेंट हो अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो अगर फ्लोरीन को स्टेबल होना है तो अपने ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। और यहाँ आप देख भी सकते हो, ये ऑक्टेट पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, यहाँ पे अभी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन से जब बाइंडिंग करेगा तो हाइड्रोजन का ऑक्टेट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, तो एक ही आएगा इसके डब्बे में। तो ये अपना डब्बा लेके यहाँ पे आएगा कुछ इस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन इसका था, ये अपने डब्बे को इसके डब्बे के साथ मिलाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और इस तरीके से फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देंगे। कुछ इस तरीके से रिएक्शन हुई थी। जो आखिरी डब्बा मैं बना रहा हूँ ये वाला, इसके डब्बे के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके लास्ट डब्बे के पास 1 इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट किया और एक डब्बा बना लिया। इस तरीके से ये डब्बा बन गया और दोनों HF साथ में। इस तरीके से कोई भी रिएक्शन हो स्टेबिलिटी के लिए होती है, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है किसी के पास तो उसे कम करने के लिए होती है। इतनी बात क्लियर हुई थी। अब बात आती है किसी भी एलिमेंट के पास, किसी भी एटम के पास नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव। मान लीजिए मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा ठीक से करके दिखाता हूं आपको फिर से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। मैंने क्या काम किया कि ये HF था, इसको यहां पे उठा लिया HF, इन दोनों की रिएक्शन कर रही थी, इन दोनों को मिलाया था। अब भाई मुझे पसंद नहीं कि ये दोनों एक साथ रहें, मेरी बिल्कुल भी मर्जी नहीं, मैं इन दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा, अलग करके छोड़ दूंगा। तो क्या अगर मुझे इन दोनों को अलग करना है तो मुझे क्या काम करना होगा कि इन दोनों ने जो बॉन्ड बनाया था वो बॉन्ड को तोड़ दूं, अलग हो जाएंगे। ठीक, मैं इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ दूंगा। जब मैं इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ूंगा इस वाले को, तो ये कुछ इस तरह का मंजर होगा। इसके बाद प्लस आ जाएगा, उसके पास माइनस आएगा। अगर अब इसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 और इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे 10 हो जाएंगे, और आउटर सेल में देखें तो 8 हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे और आउटर सेल में 8 हो जाएंगे। अभी आपने देखा हर के भी देख ली थी हमने, ठीक है, क्योंकि इसके सेल में आउटर वाले में 8 यहाँ तक आ गए ये वाले, और 2 ये रहा अंदर वाले। 1 सेल के नंबर 1 सेल के टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आ गई सर, जब हमने इन दोनों की रिएक्शन कराई थी, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनवाया था, तो इलेक्ट्रॉन इसने दिया था और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया था, तब HF बना था। लेकिन जब इसी बॉन्ड को हमने तोड़ा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास क्यों चला गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों खींच लिया? बात सही है। ठीक, तो सर सही सी बात है, पीरियड टेबल जब आप पढ़ते हो जो चैप्टर होता है उसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि अगर सीधे शब्द में बोला जाए तो ताकत।
जो ताकतवर होगा बात उसी की चलेगी, जो कमजोर होगा उसकी बात नहीं चलेगी। और जहां पर हाइड्रोजन बहुत कमजोर है और जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके सामने हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं है। यानी कि मान लीजिए ये हाथी है और ये चींटी है, तो हाथी के सामने चींटी क्या वैल्यू? तो हाथी इसकी ताकत ज्यादा थी, तो इसने जब बॉन्ड को तोड़ा तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसको अपनी तरफ खींच लिया। अब जब कुछ इस तरीके से कंडीशन थी, ये हाइड्रोजन था और ये HF था, इसके जो बॉन्ड बने थे, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे था, ये रखा है, लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे आ जाता है, यानी हाइड्रोजन से बहुत दूर हो जाता है। अब जब बॉन्ड तोड़ा तो इसने बॉन्ड यहाँ से नहीं यहाँ से तोड़ दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हिस्से में आ गए, इस हिस्से में कटोरा आ गया। ठीक, बात पूरी हो गई, कटोरा मतलब प्लस हो गया। अब बात आ रही सर इसके ऊपर माइनस आ गया, इसके ऊपर प्लस आ गया, बॉन्ड टूटने के बाद ऐसा क्यों हुआ? प्लस माइनस का क्या खेल है? तो अगर प्लस माइनस के खेल को समझना है तो नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। ठीक, अब बात आती है किसी भी एटम में किसी भी एलिमेंट पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आता क्यों? तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की हम ले लेते हैं, या फिर एक एटम और ले लीजिए, मान लीजिए मैं फ्लोरीन को एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, फ्लोरीन को ले लेता हूँ, हाइड्रोजन को ले लेता हूँ और एक कार्बन को भी ले लेता हूँ। इनसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किसी के भी पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। तो जब हम इसको जूम करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ हमें इस तरह दिखाई देता है। ये तो इसका न्यूक्लियस था, इसकी ये सेल थी बाहर की साइड, ठीक कुछ इस तरीके से बने हुए थी। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। थोड़ा बड़ा बनाता हूं शायद आपको दिख नहीं रहा हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों इसके पास होते हैं। और जो बाहर जो सेल बने हुए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, सब में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। ठीक, अब अगर इन प्रोटॉन, अब इसके पास तीन चीजें हैं फंडामेंटल, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब मैं इतना लिख देता हूं कि कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही पार्टिसिपेट करता है। यानी कि अगर HF की रिएक्शन हो रही थी तब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था और इसने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया था, और अगर क्लोरीन की और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तब भी इलेक्ट्रॉन आएगा और ये छीन लेगा। यानी कि कोई भी रिएक्शन आप करा लीजिए, हर रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ अगर खेल है तो वो इलेक्ट्रॉन का है। तो बात आई सर इलेक्ट्रॉन का ही खेल क्यों है? इसके पास तो प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी, इनका खेल क्यों नहीं है? इनकी बात क्यों नहीं होती? सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों खेल करता है सारा? तो बात आती है, मैं आपके सामने तीन एग्जांपल रख देता हूँ। एक मान लीजिए कोई सब एटम रखा है, मतलब मान लीजिए कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट रखा है, कोई बॉडी है जिसका वजन है 1 kg, कोई दूसरी बॉडी है जिसका वजन है 50 kg और यानी 50 किलो, और तीसरी बॉडी है बहुत बड़ी, इसका वजन है 80 kg। अब मैं कहूंगा कि आप बताइए किसी इन तीनों में से किसको आसानी से इजीली, बहुत आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, या फिर बार बार ला जा सकते हो, ले जाओ फिर लाओ, ले जाओ फिर लाओ, किसको आप आसानी से ले जा सकते हो? क्योंकि इसका वजन जो है 1 किलो है, इसका 50 है और इसका 80 है, इसको ले जा सकते हो। जाहिर सी बात आपका आंसर होगा सर 1 किलो वाले को। इतने भारी वजन को हम क्यों उठाएंगे फालतू? जब हमारे पास ऑप्शन है 1 किलो को हम ले भी जा सकते हैं और ला भी जा सकते हैं, तो फिर इसको हम क्यों छेड़े फालतू में, क्यों ना वजन उठाएं? और जाहिर सी बात है ज्यादा वजन होगा तो उसको उठाने में दिक्कत भी होगी और ले जा भी नहीं पाओगे। तो अगर यहाँ पे फंडामेंट जो इसके पीछे का रीजन है, वो पूरा रीजन सिर्फ और सिर्फ वजन की वजह से, इसका मास जो है वही इसका मेन रीजन है, इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सबका अगर मास देखें तो जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 होता है, और प्रोटॉन का अगर मास देंगे तो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 27 होता है, और प्रोटॉन का मास देंगे तो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 होता है। अब कहोगे सर अगर वजन की बात आप कर रहे थे तो सर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 31 है, यानी कि साइड से उठा लीजिए 1 इंटू 10 की पावर माइनस 27 और 9 इंटू 10 की पावर माइनस 31। सर जाहिर सी बात है
यहाँ पे 9 ज्यादा है, यहाँ पे 31 ज्यादा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक से देखो, यहाँ जो है वो माइनस में वैल्यू है। आप मुझे बताइए -27 ज्यादा होता है या -31 ज्यादा होता है? तो सर जाहिर सी बात 31 ज्यादा है, इधर से ज्यादा है। अगर मैं इसी को इस तरीके से लिख दूं 27 और 31, इन दोनों में कौन ज्यादा है? तो सर 31 ज्यादा है। अब फायदा यहाँ 31 ज्यादा है, ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस तो कुछ तो खेल होगा ना। अगर मैं देखूँ एक है -1 और एक है -1000, बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है? 1000 ज्यादा है ना। हाँ, यहाँ पे ये वैल्यू ज्यादा है। 1000 बहुत कम वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू है। -1 ज्यादा है -1000 से। वो कैसे कि अगर सर मैं -1 में +1 जोड़ता हूं, -1 में +1 जोड़ता हूं, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0। लेकिन हम -1 में +1 जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 999 आ जाएगा, -999 वैल्यू में। अगर माइनस में आप जोड़ोगे तो वैल्यू नीचे आएगी, डिक्रीज यानी कि बढ़ेगी, और प्लस की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे जो फंडामेंटल वो माइनस में चल रहा है, तो माइनस की वैल्यू भाई ये छोटी है और ये बड़ी है, तो ये वजन ज्यादा है, ये वजन कम है, क्योंकि माइनस में बात चल रही है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का वजन ज्यादा होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का वजन कम होता है, प्रोटॉन का वजन और न्यूट्रॉन का वजन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का वजन कम होता है, तो ये बाहर घूमता रहता है इधर उधर, सरसरी इंसान की तरह, पागलों की तरह इधर उधर भागता घूमता रहता है। जब ये इधर उधर भागे तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज जब लिमिट से ज्यादा भागती है इधर उधर तो उसी को टारगेट किया जाता है, उसी को निशाना बनाया जाता है। तो कोई भी रिएक्शन अगर यहाँ पे होगी तो सबके अंदर इलेक्ट्रॉन का ही खेल चलेगा। अब बात आ रही है सर ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन का ही खेल चलेगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक एटम से दूसरे एटम में रिएक्शन करेगा। लेकिन बात आती है सर जो नेगेटिव पॉजिटिव का फंडामेंटल था वो तो अभी समझ में नहीं आया, इसको भी आप आसानी से आप समझ सकते हो, क्योंकि इतनी बात समझ में आ गई, किसका वजन कम है किसका वजन ज्यादा है, तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा भी समझ में आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए जो प्रोटॉन था इसका चार्ज होता प्लस, प्रोटॉन प्लस होता पॉजिटिव होता और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। ठीक, नेगेटिव इंसान बुरा इंसान किसी के पास जाएगा तो उसको बुरा बनाएगा, और अच्छा इंसान किसी के पास जाएगा तो उसे अच्छा बनाएगा। अब किलो मान लीजिए हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन था 1, इसको फ्लोरीन ने इससे छीन लिया, और फिर यहाँ पे कंडीशन ये आई थी कि ये प्लस हो गया था और ये माइनस हो गया था, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लिया था, बुरे इंसान को लिया था, नेगेटिव वाले को लिया था। तो अब इस पे जो प्रोटॉन थे 9 थे यहाँ पे, और प्रोटॉन भी 9 थे, इलेक्ट्रॉन भी 9 थे, और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी एक था, प्रोटॉन भी एक था। लेकिन जब रिएक्शन होगी इसने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो यहाँ पे प्रोटॉन 1 बचा, इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और यहाँ पे प्रोटॉन 9 है और इलेक्ट्रॉन 10 है। अब बताइए कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला? ये है प्रोटॉन और ये है इलेक्ट्रॉन, जिसका प्लस चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका माइनस चार्ज होता है। तो एक माइनस यहाँ पे ज्यादा है, माइनस वाला, यानी 9 काटो बराबर जाएंगे तो माइनस वाला एक ज्यादा है, इसको माइनस आ गया। यहाँ पे माइनस वाला है ही नहीं, यहाँ पे अगर है कोई तो प्लस वाला है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आ गया। किसी को भी आप उठा लीजिए, मान लीजिए HCl ले लीजिए, कार्बन Cl को ले लीजिए, कार्बन को ले लीजिए, कार्बन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और 6 ही इसके पास प्रोटॉन होते हैं। अब क्लोरीन को उठा लीजिए, क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं और प्रोटॉन भी 17 होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन दोनों 17 बराबर है। इन दोनों की रिएक्शन करा दीजिए। मान लीजिए मैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ, ठीक, कैसे दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, रिएक्शन क्या हो रही है, बस सही है या गलत है वो बाद की बात है। नेगेटिव पॉजिटिव फंडामेंटल है। मान लीजिए मैंने इसके 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिए, तो अब यहाँ पे जो आएगा वो +2 चार्ज आएगा और क्लोरीन पे -2 चार्ज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर इसके पास दोनों 6 थे, अब यहाँ पे प्रोटॉन तो 6 ही है पॉजिटिव वाले, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन थे वो 4 रह गए नेगेटिव वाले। यहाँ पे जो प्रोटॉन थे वो अभी भी 17 हैं प्लस वाले, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो थे 2 इधर आ गए, 17 2 19 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब बताइए यहाँ पे प्लस वाले कम हैं, सॉरी प्लस वाले ज्यादा हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस वाले 4 हैं और प्लस वाले 6 हैं, तो प्लस वाले ज्यादा हैं तो प्लस वाला चार्ज आएगा। कितने ज्यादा? 2 ज्यादा है तो 2 प्लस आएगा। यहाँ पे माइनस वाले 2 ज्यादा है तो -2 आएगा। यानी कि जिसके पास, अब बात सीधी से निकल कर जाती है कि जिसके पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस चार्ज आएगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो प्लस चार्ज आएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई।
अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव का जो फंडामेंटल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पर है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है वही डिसाइड करेंगे कि वो एटम नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। ठीक, आज के टॉपिक में आप बहुत अच्छे से देख लिया आपने कि कोई भी रिएक्शन क्यों होती है, कोई भी एटम किसी भी एटम से रिएक्शन क्यों करता है, तो वो स्टेबल होने के लिए करता है, और कोई भी एटम नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से होता है। न्यूट्रॉन का इसमें कोई भी खेल नहीं होता है, न्यूट्रॉन का इसमें कोई भी खेल नहीं होता है। ठीक, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी ये कमेंट में जरूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और आपके जो भी फ्रेंड जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास वीडियो शेयर कर देना। आज के टॉपिक में इतना ही, एक बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 था। अब इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2, 3 आएंगे उसमें हम ठीक से सबको समझेंगे कि कोई भी रिएक्शन होती है, अगर आप किसी रिएक्शन को देखते हैं, मान लीजिए 2H2O रिएक्शन थी, हमने इसकी रिएक्शन करा दी, किसी भी 3O से करा दी, हमने यहाँ पे रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 हाइड्रोजन है यानी कि 4, तो यहाँ पे आएगा 4H और O4। मान लीजिए जबकि ये रिएक्शन होनी नहीं है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, ये रिएक्शन ऐसी नहीं होती है, ये गलत है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे 2 थे 2H2O, यहाँ पे 3 थे 3H2O, रिएक्शन हो रही है, प्लस हो रहा है, जुड़ रहा है, तो 2 3 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 4 क्यों आया। यानी रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे की जाती है, कोई भी रिएक्शन होती क्यों, पेरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट कहाँ होता है, कैसे उसकी स्टेबिलिटी, कैसे उसकी पोजीशन, किस ग्रुप में, किस ब्लॉक में, किस पीरियड में आता है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन है, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कुछ भी है वो सब हम धीरे धीरे लेक्चर वाइज कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में ज्यादा आपको नहीं पढ़ा सकता। इसके बाद अब लेक्चर नंबर 2, 3 आएंगे, उसमें आप ठीक से बेसिक जानोगे, लेकिन लेक्चर नंबर 2 देखने से पहले इसके बाद रिवाइज कर लेना, ठीक से समझ लेना। जब आप किसी चीज को ठीक से समझोगे, हाथ का रिवाइज करो, हाथ का याद करोगे, तो बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक, तो इस लेक्चर यहीं पे करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और बाकी वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, ठीक।